ये तो ईरान की तस्वीर है। जंग से पहले और जंग के बाद की तस्वीर थी। अब जानते हैं कि इस जंग के पहले और जंग के बाद अमेरिका के हालात कैसे हैं। जंग से पहले मिडल ईस्ट में अमेरिका की हैसियत क्या थी और जंग के बाद उसकी पोजीशन अब कहां पहुंची है। जंग से पहले अमेरिकी बेसिस पूरे रीजन में उसकी ताकत और दबदबे की निशानी थी। कतर, बहरीन, कुवैत, इराक और दूसरे मुल्कों में मौजूद अमेरिकी फौजी ठिकानों की वजह से ये एहसास था कि अमेरिका जहां चाहे वहां अपनी ताकत इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जंग ने पहली बार इस सोच को बहुत गहरा झटका दिया। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों और अमेरिकी इंटरेस्ट को निशाना बनाया और जहां चाहा वहां हमले किए। ईरानी हमलों के बाद अमेरिकी गल्फ बेसिस के मुस्तकबिल पर ही सवाल उठाए हैं और इन ठिकानों की मरम्मत का अंदाज़ा करीब $5 बिलियन तक लगाया जा रहा है। अरब के हुक्काम और अवाम ये कह रहे हैं कि जब अमेरिका अपने ही फौजी ठिकानों की हिफाजत नहीं कर सका तो हमारी हिफाजत क्या खाक करेगा। ये अमेरिका का जंग के बाद बहुत बड़ा नुकसान है और शिकस्त की पहली अलामत है। जंग से पहले ईरान को सबसे बड़ा डर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर था। ईरान जानता था कि अगर अमेरिका पूरी ताकत से हमला करता है तो न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन जंग ने इस डर को भी ख़त्म कर दिया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर बड़े हमले किए, मगर इसके बावजूद भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान नहीं पहुंचा। यानी जिस प्रोग्राम को पूरी तरह ख़त्म करने का दावा किया जा रहा था उसके बारे में आज भी सवाल मौजूद हैं। इससे एक और चीज़ साफ हुई कि ईरान को सिर्फ बमबारी के ज़रिए उसकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से पूरी तरह दूर नहीं किया जा सकता। जंग से पहले ईरान का जो डर था वो अब ख़त्म हो गया है। साथ ही अमेरिका जंग से पहले जिस न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह करना आसान समझ रहा था उसके लिए वो अब और मुश्किल हो गया। इस जंग में अमेरिका और इजराइल का मकसद ईरान को डिसआर्म करना था। मिसाइल, ड्रोन, एयर डिफेंस और दूसरे मिलिट्री सिस्टम को तबाह करके ईरान को इस हालत में पहुंचाना था कि वो दोबारा अमेरिका या उसके अलाइज के सामने खड़ा ना हो सके। लेकिन यहाँ भी जंग ने एक अलग तस्वीर दिखाई। ट्रंप बार बार कहते रहे कि ईरान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मिसाइल, ड्रोन्स, मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं, मगर उसके बाद भी ईरान के तगड़े हमले जारी रहे। ईरान के मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ का तो किसी को अंदाज़ा नहीं लगा, लेकिन अब अमेरिका के अपने हथियारों के स्टॉक पाइल्स पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक 5 महीने की जंग में अमेरिका ने अपने थर्ड, पेट्रियट और दूसरी मिसाइल्स की 80% स्टॉक इस्तेमाल कर लिए हैं, जबकि ग्लोबल टॉमहॉक स्टॉक का लगभग आधा हिस्सा इस्तेमाल होने की खबरें भी सामने आई हैं। यानी ईरान को डिसआर्म करने निकली अमेरिकी फौज को खुद अपने हथियारों के स्टॉक को दोबारा भरने की ज़रूरत पड़ रही है। ये सुपर पावर की सबसे बड़ी हार है। ईरान को लेकर अमेरिका की एक और उम्मीद थी कि उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ तबाह होते ही मुल्क के अंदर रिजीम चेंज की राह खुल जाएगी, आसान हो जाएगी। सोचा यह था कि लीडरशिप पर हमला, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला, मिलिट्री सिस्टम पर हमला और इकोनॉमिक सैंक्शंस, इन सब को एक साथ डाल दिया जाए तो ईरानी सिस्टम कुछ हफ्तों में बिखर जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन 6 महीने बाद तस्वीर रिजीम चेंज की नहीं बल्कि एक लंबे क़याम की है। हमलों के बाद भी ईरान का सिस्टम कायम है, उसकी लीडरशिप कायम है, उसके पास अब भी रीजन में दबाव डालने की कैपेबिलिटीज़ मौजूद है। यानी जिस जंग को जल्द ख़त्म करके ईरान की सियासी तस्वीर बदलने का ख्वाब देखा गया था, वो ख्वाब अब तक पूरा नहीं हुआ है। इसी तरह ईरान के जिन रीजनल पार्टनर्स को अमेरिका प्रॉक्सी कहता रहा है वो भी ख़त्म नहीं हुए। हमास, होसी, हिजबुल्ला और इराक में ईरान के करीबी शिया मिलिशिया की मौजूदगी अब भी रीजनल सिक्योरिटी की एक अहम हकीकत है।
जंग के 6 महीने बाद भी ये ग्रुप्स हमले करने और हमलों का जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह इजराइल को कड़ी टक्कर दे रहा है। हौसी रेड सी में हमले कर रहे हैं। इराक़ी मिलिशिया पूरी तरह तैयार बैठी है। हमास से हथियार डालने की ट्रंप की पीस पहल भी नाकाम हो चुकी है। हमास अपनी शर्तों के साथ हथियार रखने की बात पर अड़ा हुआ है। इन सब के अलावा हुर्मुज एक नया मसला बनकर खड़ा हो गया है। जंग से पहले स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज ग्लोबल एनर्जी ट्रेड का एक अहम रास्ता था और हर दिन करोड़ों बैरल तेल, बड़ी मकदार में LNG इसी रास्ते से गुजरती थी। जंग के बाद यही स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा मसला बन गया है। जंग के बाद हुर्मुज से तेल और गैस की आवाजाही में भारी गिरावट आई है और आज भी ट्रैफिक बहाल नहीं हो पाया है। अब ईरान और ओमान इसके लिए एक नए नेविगेशन रूट पर काम कर रहे हैं। दोनों मुल्कों ने एक नए रूट पर वो राजी भी हो गए, इत्तेफाक उनका हो गया है, जिसका दाखिला ईरानी टेरिटोरियल वाटर से होगा और करीब 11 किलोमीटर चौड़ा कॉरिडोर होगा। IRGC की तरफ से दोनों मुल्कों के बीच आमदनी के बंटवारे पर भी रजामंदी की बात कही गई है। यानी जंग से पहले जो रास्ता कोई मुद्दा था ही नहीं, वही अब जंग के बाद अमेरिका और उसके वेस्टर्न अलाइज के लिए सरदर्द बन गया है। जंग के दौरान ट्रंप नेटो कंट्रीज से बार बार कहते रहे कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुलवाने के लिए आगे आएं, लेकिन किसी ने ट्रंप की एक नहीं सुनी। यानी जंग में अपने साथियों की मदद मांगता रहा सुपर पावर, मगर मदद नहीं मिली। हालात इतने ख़राब हुए कि ट्रंप ने बयान दिया कि अगर ईरान हुर्मुज खोलने पर राज़ी हो जाता है तो बातचीत में न्यूक्लियर का मुद्दा नहीं उठाया जाएगा। हमारे ख्याल से ये ट्रंप और अमेरिका की सबसे बड़ी शिकस्त वाला बयान था। और इस 6 महीने की जंग की भारी कीमत भी अमेरिका को चुकानी पड़ी है। अमेरिका पर पहले से ही बहुत बड़ा कर्ज है और जंग ने फेडरल बजट पर नया बोझ डाल दिया है। अगस्त तक अमेरिकी नेशनल डेट $40 ट्रिलियन के रिकॉर्ड के आसपास पहुंच चुका है। अगर आप इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें कितने ज़ीरो लगेंगे आप गिन नहीं पाएंगे, अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। दूसरी तरफ पेंटागन के मुताबिक ईरान जंग पर अब तक करीब $37 बिलियन खर्च हो चुके हैं और CSIS का अंदाज़ा इससे भी आगे जाकर करीब $40 बिलियन का है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक जंग का खर्च इससे कहीं ज़्यादा तकरीबन $113 बिलियन का है। इस तमाम रकम में डिप्लॉयमेंट, मिसाइल, बॉम्ब, ऑपरेशनल कॉस्ट, इक्विपमेंट लॉस, बेस डैमेज और ईंधन जैसे खर्च शामिल हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सिर्फ जंग के शुरुआती 2 दिनों में अमेरिका ने तकरीबन $5.6 बिलियन गंवा दिए थे। यानी ईरान पर दबाव डालने की कीमत अमेरिका ने अरबों डॉलर में चुकाई है और हाथ कुछ नहीं आया है।